हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने क्रैश कोर्स के पहले 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे। दोनों ही लेक्चर फंक्शन पे थे और आज ये फंक्शन का 3rd लेक्चर है जिसमें हम इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन, इवन ऑड फंक्शंस, पीरियडिक फंक्शंस और इन्वर्स फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक, जिससे हमारा फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज के लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। फंक्शन इक्वल बोलो या आइडेंटिकल बोलो एक ही बात है। तो 2 फंक्शंस इक्वल कब होते हैं ये हमें समझना है। तो 2 फंक्शंस f(x) एंड g(x) आर सेड टू बी इक्वल और आइडेंटिकल इफ़ 2 कंडीशन है। देखिए, अगर 2 फंक्शन इक्वल हैं या आइडेंटिकल हम बोलें तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि f(x) की डोमेन g(x) की डोमेन के बराबर होनी चाहिए। अगर 2 फंक्शन हैं जिनकी डोमेन ही अलग है तो फंक्शन इक्वल कैसे हो सकते हैं? मतलब सेम वैल्यूज़ के लिए ही दोनों फंक्शन डिफाइन होने चाहिए। मतलब f(x) की डोमेन g(x) की डोमेन बराबर होनी चाहिए, पहली बात। एंड f(x) इक्वल टू g(x) होना चाहिए। मतलब पूरा जो रिजल्ट आ रहा है सेम इनपुट पे सेम आउटपुट मिलना चाहिए। अगर मैं x की सेम वैल्यू पुट करता हूँ दोनों फंक्शन में तो उसका आउटपुट भी सेम होना चाहिए। तो जो भी 2 फंक्शंस इन दोनों कंडीशंस को मानेंगे, इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, वो हमारे इक्वल फंक्शंस कहलाएंगे। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, कुछ थोड़ा जल्दी कुछ एग्जाम्पल लेके उसको समझ लेते हैं। तो f(x) है अगर ln x² और g(x) है 2ln x, तो मुझे बताना है कि ये f(x) और g(x) क्या ये दोनों इक्वल फंक्शंस होंगे? ठीक है, अब देखिए रूल वाइज तो सेम लग रहा है। ln x² को मैं 2ln x लिख सकता हूँ, बट हमेशा पहले डोमेन चेक करिए। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी f(x) की? इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए x² मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मतलब x क्या हो सकता है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो भी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव में भी आएगा, आप सिर्फ 0 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इसकी डोमेन क्या आ गई? x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। तो साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों फंक्शन की डोमेन ही सेम नहीं है, मीन्स दीज 2 फंक्शंस आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो पहले डोमेन चेक करिए हमेशा। अगर डोमेन सेम है तो हम आगे बात करेंगे, डोमेन ही डिफरेंट है तो हम तुरंत बोल देंगे फंक्शंस आर नॉट इक्वल। देखिए, भले ही ये प्रॉपर्टी होती है बट डोमेन अलग है। डोमेन क्योंकि हम उस तस्वीर से ही देखते हैं जो तस्वीर हमको दी गई है, जो फंक्शन गिवन है उससे डोमेन निकालते हैं। ln x² को 2ln x लिख सकते हो बट इस कंडीशन के साथ। ठीक, तो ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्पल और लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू log x ऑन बेस e एंड g(x) इज इक्वल टू 1/log e ऑन बेस x। अब आप देखोगे तो रूल वाइज तो दोनों फिर से सेम लग रहे हैं। अगर इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे, सेम लिखा हुआ है। बट डोमेन चेक करते हैं। इसकी डोमेन क्या होगी? x ग्रेटर देन 0। इसकी डोमेन क्या होगी? x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे x नंबर में, यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे ये जो तस्वीर दी गई है इसमें log का बेस x है और बेस कभी 1 नहीं हो सकता। मतलब इसकी डोमेन में 1 है और इसकी डोमेन में 1 नहीं है। मतलब इन दोनों की डोमेन सेम नहीं है, मतलब ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x एंड g(x) इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। अब हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है। तो इनकी वैल्यूज तो सेम आएंगी, बट क्या इनकी डोमेन सेम है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, लेकिन कब? व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो इसकी डोमेन क्या है? -1 से 1। और इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 कब होता है? x ऑल रियल नंबर हो सकता है, टेन इनवर्स x की डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से देखिए डोमेन सेम नहीं आई, मतलब ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है। एक और ले लेते हैं लास्ट। f(x) इज इक्वल टू x/x² एंड g(x) इज इक्वल टू 1/x। अब देखिए x/x² 1/x सेम लग रहा है वैसे तो। इसकी डोमेन क्या होगी? x² नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसकी डोमेन में x शुड नॉट इक्वल टू 0। दोनों की डोमेन सेम है और रूल तो सेम आएगा ही आएगा। आप अगर सेम इनपुट पुट करोगे तो सेम वैल्यू आने वाली है। 0 आप दोनों ही जगह पुट नहीं कर सकते, तो इसकी डोमेन भी सेम है और f(x) इक्वल टू g(x) रूल वाइज भी सेम है। तो ये फंक्शन इक्वल फंक्शन है।
ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है, ये दोनों बातें अगर हमें पता हैं तो हम कभी भी दो फंक्शंस को चेक कर सकते हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। चलिए कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इवन और ऑड फंक्शंस। तो इवन फंक्शंस क्या होते हैं और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, ये दोनों हमें समझना है। तो इवन फंक्शन की बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, इफ़ f of माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x, दिस इम्प्लाइज दैट f of x इज एन इवन फंक्शन। ऑड की भी लिख लेते हैं साथ में, अगर कोई फंक्शन ऑड है तो कब होगा, इफ़ f of माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f of x, दिस इम्प्लाइज दैट f of x इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट किसी भी फंक्शन को इवन या ऑड चेक करना है तो आपको x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से। ठीक, आपने x की जगह माइनस एक्स पूरे फंक्शन में रखा और फंक्शन की वैल्यू वही आ गई, मतलब माइनस एक्स रखने से फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लूँगा तो आप देखिए f ऑफ माइनस एक्स रखोगे तो वो भी एक्स स्क्वायर ही बनेगा, मतलब ये कैसा फंक्शन है, इवन। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हमने ले लिया। और f ऑफ x इज इक्वल टू अगर मैं एक्स क्यूब लूँगा तो यहाँ पे जब मैं x की जगह माइनस एक्स रखता हूँ, एक्स क्यूब में जब मैं x की जगह माइनस एक्स रखूँगा तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब, तो देखिए माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, मतलब ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। x की जगह माइनस एक्स रखना, एक माइनस बाहर आ गया फंक्शन के तो ऑड है, और माइनस गायब हो गया तो इवन है। ठीक, बहुत आसान सी बात है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात जो है जिसमें गड़बड़ हो सकती है वो ये कि इवन ऑड फंक्शन का कंसेप्ट ही तब आएगा, इसका अस्तित्व ही तब होगा जब उन फंक्शन की डोमेन सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन हो। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी फंक्शन की डोमेन सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन नहीं है तो हम इवन ऑड की बात ही नहीं कर सकते। आप ऐसे समझिए, x को मुझे माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, तो मान लीजिए फंक्शन x इक्वल टू 10 पे डिफाइन है, तो उसको x इक्वल टू माइनस 10 पे भी डिफाइन होना पड़ेगा, मतलब फंक्शन की डोमेन में अगर 10 है तो माइनस 10 भी होना चाहिए, तब तो आप 10 की जगह माइनस 10 रख पाओगे। क्लियर? तो जो वैल्यूज आप पॉजिटिव में रख सकते हो फंक्शन में x की जगह, वही सारी वैल्यूज नेगेटिव में भी हो, 1 2 3 रख सकते हो, -1 -2 -3 रख सकते हो, तो ही इवन ऑड का कंसेप्ट आएगा। अदरवाइज रूल कैसा भी रहे, मतलब अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर दूं, एक क्वेश्चन लेता हूं कि मैं फंक्शन को डिफाइन कर देता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू सपोज 0 to 5। अब देखिए रूल वाइज तो आपको दिख जाएगा कि f ऑफ माइनस एक्स रख दीजिए सर, एक्स स्क्वायर बनेगा, तो फंक्शन इवन होना चाहिए, बट ये इवन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप माइनस एक्स कैसे रख सकते हो, अगर मान लो x 1 है तो आप 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो फिर मुझे -1 रख के देखना है कि -1 पे भी 1 आ रहा है क्या, बट -1 में यहाँ x की जगह पुट ही नहीं कर सकता, वो उसकी डोमेन में ही नहीं है, तो इवन ऑड का कोई कंसेप्ट ही नहीं बनेगा। तो इवन और ऑड फंक्शन के लिए जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ इवन और ऑड फंक्शन मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इनके ग्राफ को लेकर है। देखिए इवन फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शंस इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा था, आपने एक्स स्क्वायर देखा था ना, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, मतलब पॉजिटिव पे भी x इक्वल टू 1 रखने पे जो वैल्यू मिलना है वही -1 पे मिलना चाहिए, 2 पे जो मिलना है वही -2 पे मिलना चाहिए। ऐसा कब होगा? जब ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो। और ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होता है, इसका ग्राफ होता है सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, क्योंकि 1 रखने पे अगर अल्फा मिल रहा है तो -1 रखने पे माइनस अल्फा मिलना चाहिए, ये बात है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज मिल रही है x पॉजिटिव रखने पे अगर, तो माइनस नेगेटिव रखने पे कहाँ मिलनी चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी क्या लिया था, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का ग्राफ बना के देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। तो हमने 2 बातें सीख ली। पहली कि इवन ऑड फंक्शन का कंसेप्ट ही तब होगा जब उसकी डोमेन, किसी फंक्शन की डोमेन सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन हो, अदरवाइज इवन ऑड हम नहीं बोल पाएंगे। दूसरी बात, इनके जो ग्राफ होते हैं, इवन फंक्शन के ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होते हैं,
ऑड फंक्शन ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। अभी इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक दो बात और बता दूंगा जो आपको याद रखनी चाहिए इवन ऑड फंक्शंस को लेके। ठीक है, चलिए मुझे चेक करना है कि फंक्शन इवन है ऑड है। फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, सबसे पहली बात इनकी डोमेन ऑड रियल नंबर है। अगर डोमेन ऑड रियल नंबर है तो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है, कोई टेंशन नहीं है। तो अब मैं x को माइनस एक्स पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स टेन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स। ये टेन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन एक्स। वो इस माइनस के पास आएगा तो ये एक्स टेन एक्स हो गया, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। तो अब देखिए मैंने x को माइनस एक्स रखा बट मुझे वापस f ऑफ x मिल गया, हेंस दिस फंक्शन इज इवन। ठीक, तो बड़ा आसान होता है, x की जगह माइनस एक्स रखना है और आपको देखना है कि फंक्शन माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है या f ऑफ x आ रहा है। f ऑफ x इज इक्वल टू ln x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे तो एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसको आप अभी एक बार हम कर ले रहे हैं, इसको आप याद ही रखिए। ठीक है, मुझे क्या करना है, x की जगह माइनस एक्स पुट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ln माइनस एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं से माइनस कॉमन लूँगा तो ln से बाहर आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। तो मैं इसको अंदर ही अंदर भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मतलब इसको रैशनलाइज कर दे रहा हूँ, रैशनलाइज कर दे रहा हूँ, मतलब अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ये बन गया ln में। ठीक है, तो ln ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस बी हो गया, इसलिए रैशनलाइज किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या मिल गया, x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया कैंसिल, क्या मिल गया, वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर ln में। तो ये देखिए इसका रेसिप्रोकली तो लिखा है, तो इसमें क्या होगा, ये इसको लिख सकते हैं दिस टू द पावर माइनस वन और वो माइनस आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी कारण बाहर। तो माइनस ln x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये चीज़ आपकी एफ एक्स थी, तो ये आपको क्या मिल गया, माइनस एफ एक्स। मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन। इसलिए मैं कहूँगा इसको आप डायरेक्टली याद रखिए कि ये ऑड ही होता है। लॉग में जब भी क्वेश्चन आए तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। एक और होता है ln वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, वो भी ऑड है। ठीक है, ln वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, वो भी ऑड फंक्शन होता है। उसमें आप log m अपॉन n की प्रॉपर्टी ला के प्रूफ कर सकते हो। तो ये एक दो स्टैंडर्ड है जिनको आप याद रखिए। बाकी ये इवन ऑड पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो किसी क्वेश्चन के साथ बनते हैं, सेपरेट क्वेश्चन तो कम ही बनता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड चीज़ें दूसरे कंसेप्ट के साथ मिला के बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो एक दो बातें हमने पहले देख ली कि इसकी डोमेन सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ग्राफ कैसे होते हैं, इवन के सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ऑड के सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। ठीक है, और इसमें आप ये कह सकते हो कि अगर फंक्शन इवन है, ध्यान सुनना, अगर फंक्शन इवन है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर फंक्शन इवन है तो कैसा होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। और अगर वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो गया तो हमने कल देखा था एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन दो जगह कट कर जाएगी, मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैन इवन। और फंक्शन मैन इवन है तो उसका इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा, वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। फंक्शन इन्वर्टिबल सिर्फ तब होता है जब वो बाइजेक्टिव हो। तो फंक्शन इवन है मतलब वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये अकेला ऐसा फंक्शन है जो इवन और ऑड साथ में है। ये फंक्शन इवन भी है और ऑड भी है। ठीक, ये एक बात हो गई। और एक बात बड़ी कॉमन सी है कि जरूरी नहीं है कोई फंक्शन इवन या ऑड हो सकता है कोई फंक्शन इवन हो सकता है कोई फंक्शन ऑड हो, और ये भी हो सकता है कि फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड। उसकी दो वजह हो सकती हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स या माइनस एफ एक्स ना मिल रहा हो, और दूसरी बात कि रूल वाइज मिल भी रहा हो तो उसकी डोमेन सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन ना हो। तो कुछ भी हो सकता है, फंक्शन इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, एक साथ नहीं हो सकता। सिर्फ ये अकेला एग्जाम्पल है जो इवन ऑड दोनों होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कोई फंक्शन इवन भी ना हो और ऑड भी ना हो। क्लियर, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीरियोडिक फंक्शन। चलिए, पीरियोडिक फंक्शन डेफिनेशन लिख रखी मैंने। इफ एवरी वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन इज रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, कुछ इंटरवल के बाद सारी वैल्यू रिपीट होने लग जाएं, या ग्राफिकली कह सकते हैं ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज रिपीटेड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। एक इंटरवल के बाद ग्राफ वापस रिपीट होने लग जाए, देन इट इज कॉल्ड अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इंटरवल लेंथ इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन। जितने इंटरवल के बाद वो रिपीट होने लग गया उसको हम पीरियड कहते हैं। ठीक
ठीक है, आसान सी बात है। पीरियडिक फंक्शन क्या है, जो वैल्यूज रिपीट होने लग जाएं या कुछ देर के बाद किसी फंक्शन का ग्राफ रिपीट होने लग जाए तो उस फंक्शन को हम पीरियडिक कहते हैं। जितनी देर के बाद वो ग्राफ रिपीट हो रहा है उतनी लेंथ को पीरियड ऑफ दैट फंक्शन कहा जाता है। इसी चीज को आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस टी रखने पे वापस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एफ ऑफ एक्स जो है वो पीरियडिक फंक्शन है और उसका पीरियड क्या है, टी है। तो समझिए पीरियड जो है वो टी है, ठीक। अब पीरियड और फंडामेंटल पीरियड का क्या मतलब है उसको जरा समझिए, वो मैं ग्राफ बना के समझाता हूँ। जैसे हम साइन एक्स को ले लें, हम फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में ही बनाता हूँ मैं, वो कैसा बनेगा, इस तरह से, ठीक है। ये 0, ये 2 पाई, ये 4 पाई, इसके आगे बनाओगे तो भी एफ बना सकते हो आप। ये देखो ऐसा ग्राफ और आगे मिलता जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 0 से जब हम चले 2 पाई तक, 2 पाई के बाद देखिए ये जो साइकिल 0 से 2 पाई में मिल रही थी, क्या सेम साइकिल सेम ग्राफ मुझे 2 पाई से 4 पाई में मिल रहा है? और जैसा ग्राफ मुझे 0 से 4 पाई में मिल रहा था, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ मुझे 4 पाई से 8 पाई इंटरवल में मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि साइन एक्स का जो ग्राफ है आफ्टर 2 पाई इंटरवल, आफ्टर 2 पाई ऑफ लेंथ रिपीट होने लग गया। मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, पीरियडिक। अच्छा, अगर 2 पाई लेंथ के बाद रिपीट हो रहा है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 4 पाई लेंथ के बाद रिपीट हो रहा है। जैसा 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है वैसे 4 पाई के बाद भी रिपीट हो रहा है, 6 पाई के बाद भी रिपीट हो रहा है। तो आप साइन एक्स की पीरियड को क्या कह सकते हो, 2 पाई भी कह सकते हो, 4 पाई भी कह सकते हो, 6 पाई भी कह सकते हो। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट लेंथ है, सबसे छोटी लेंथ जिसके बाद वो रिपीट होने लग गया, उसको कहते हैं फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन। और हमसे जब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पीरियड बताइए तो ऑब्वियसली फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा है, ठीक। तो वो स्मॉलेस्ट पीरियड जिसके बाद फंक्शन रिपीट होने लग जाए उसको कहा जाता है फंडामेंटल पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। मैथमेटिकली हम समझ ही गए कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो फंक्शन पीरियडिक है और उसका पीरियड टी है, ठीक। चलिए अब कुछ नोट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जो हमें पीरियडिक फंक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए टॉपिक है इंपॉर्टेंट, पीरियडिक फंक्शन पे डायरेक्टली क्वेश्चन ही बनता है और ये दूसरे टॉपिक्स में भी बहुत काम आता है, ठीक है। हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ पे हमें पीरियडिक फंक्शन की हेल्प चाहिए पड़ेगी, ठीक है। तो द फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन कॉस सेक कॉस सेक इज 2 पाई, हम जानते हैं इनका ग्राफ, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, सेक एक्स का, कॉस एक्स का, ये सारे ग्राफ 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। मतलब इन चारों फंक्शन का जो पीरियड है वो 2 पाई है। पीरियड मतलब यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहे हैं। टेन एक्स और कॉट एक्स पाई इंटरवल के बाद रिपीट होने लग जाते हैं, तो इनका पीरियड क्या है, पाई। और फ्रैक्शन एक्स, आप जानते हो ना फ्रैक्शन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है फ्रैक्शन एक्स का ग्राफ, ये चलता रहता है, ये 0 से 1 पे, ठीक है। 1 पे यहाँ पे ओपन है, ये 1 पे वापस 0, फिर 2 के बाद फिर, तो ये इसका जो देखिए ये ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो फ्रैक्शन एक्स का जो पीरियड है वो क्या है, 1 है। तो बेटा ये 7 स्टैंडर्ड फंक्शन है, साइन कॉस सेक कॉसेक टेन कॉट और फ्रैक्शन पार्ट। इन 7 फंक्शंस के फंडामेंटल पीरियड हमें डायरेक्टली याद होने चाहिए, इनकी हेल्प से फिर दूसरे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर एफ ऑफ एक्स, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियडिक विथ पीरियड टी, अगर कोई एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड टी है, देन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 बाय एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए कर दीजिए, या ए टाइम्स एफ ऑफ एक्स कर दीजिए, ठीक है, या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए कर दीजिए। ये सारे जितने भी ये फंक्शन लिखे हैं ये सारे भी पीरियडिक होंगे। अगर एफ ऑफ एक्स पीरियडिक है तो उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, 1 अपॉन कर दीजिए, या इनपुट में कुछ ए ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या पूरे फंक्शन को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पूरे फंक्शन में ए ऐड कर दीजिए, या एफ ऑफ एक्स माइनस ए, कुछ भी कर दो। ये फंक्शन इन ऑपरेशंस में से कुछ भी कर दो, ये सारे फंक्शन भी पीरियडिक होंगे और उनका पीरियड भी, उनका फंडामेंटल पीरियड भी टी होगा, मतलब उसके पीरियड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? बहुत आसान सी बात है। अगर एफ साइन एक्स पीरियडिक है तो 2 साइन एक्स भी पीरियडिक है, बस उनकी वैल्यूज अलग मिलने लग जाएंगी, लेकिन रिपीट तो वो 2 पाई के बाद ही करेगा ना, ठीक। तो ये एक पॉइंट हो गया। और देखिए तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं,
तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो सकता है कि अगर एफ ऑफ एक्स पीरियडिक है, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियडिक विथ पीरियड टी, ठीक है, देन एफ ऑफ ए एक्स, इसको ध्यान से देखिए, यहां पे ये नहीं था, ए टाइम्स एफ एक्स था, ए टाइम एफ एक्स करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पीरियड पे, लेकिन एफ ऑफ ए एक्स करते हो अपने इनपुट को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पीरियडिक होगा, ये होगा, तो पीरियडिक इज पीरियडिक, देन एफ ऑफ ए एक्स इज पीरियडिक विथ पीरियड टी बाय मॉड ए, उसके पीरियड को ए से, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे साइन एक्स का पीरियड 2 पाई था, जैसे साइन एक्स का पीरियड, इसको समझ ले जल्दी से, साइन एक्स का पीरियड क्या था 2 पाई, देखिए ये 2 पाई इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट होती थी, जैसे 0 से 2 पाई में, वैसे 2 पाई से 4 पाई में एंड सो ऑन। अब मैं साइन एक्स को उठा के फंक्शन साइन 2x बना देता हूँ, तो अब देखिए जब x 0 से 2 पाई होगा, ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, फिर 2 पाई के बाद सेम होने लग जाएंगी। यहाँ पे 2x की वैल्यू 0 से 2 पाई जाएगी, तब तक वैल्यू सेम होंगी, फिर आगे बदल जाएंगी। तो 2x की वैल्यू जब 0 से 2 पाई होगी, 2x की वैल्यू 0 से 2 पाई होगी, तो x तो वहाँ पे 0 से पाई में ही हो रहा होगा ना, x तो आप 0 से पाई में आगे बढ़ रहे होगे। मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई था और साइन 2x का क्या हो गया, पाई। तो यहाँ पे इनपुट में आप जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करते जाओगे, ग्राफ उतना ही ऐसे सिकुड़ता जाता है। ये हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x को साइन 2x बना दिया, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, साइन 2x का 2 पाई अपॉन 2, दैट इज पाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और देखते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे मॉड लगा दीजिए, तो इसका जो पीरियड है, इसका पीरियड हो जाएगा पाई। मतलब साइन एक्स एक पीरियडिक फंक्शन है, तो मॉड साइन एक्स भी पीरियडिक होगा, बट मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, पाई। मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स, मॉड लगा दीजिए, सबका पीरियड पाई बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर इवन कर दी, मतलब आपने साइन स्क्वायर एक्स कर दिया या कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया या टेन स्क्वायर एक्स कर दिया, तो भी सभी के पीरियड पाई हो जाएंगे। मतलब साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, सभी के पीरियड क्या होने वाले हैं, पाई। मतलब पावर इवन कर देने से सबके पीरियड पाई हो जाते हैं, या सभी पे मॉड लगाने से भी पीरियड पाई हो जाते हैं। समय थोड़ा कम है, आप चाहो तो ग्राफ बना के देख सकते हो। फिर अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक पावर पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ऑड पावर लगा दिया जाए, तो उसका पीरियड सेम रहता है, मतलब जो पहले था वही रहेगा। मतलब साइन एक्स का पीरियड और साइन क्यूब एक्स का पीरियड वही होगा, कॉस एक्स का पीरियड कॉस क्यूब एक्स का या कॉस की पावर 5x का सेम रहेगा, 2 पाई ही रहेगा। क्लियर। तो एक ये बात हो सकती है। और देखिए, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर एक फंक्शन है सपोज एफ एक्स विथ पीरियड, एक फंक्शन एफ एक्स है विथ पीरियड t1, एक फंक्शन जी एक्स है विथ पीरियड t2, ठीक, फंडामेंटल पीरियड की हम बात कर रहे हैं। देन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, और ऑब्वियसली इस केस में जी ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो दो फंक्शंस इंडिपेंडेंटली सेपरेटली पीरियडिक हैं, तो आप उनका सम करिए, डिफरेंस करिए, मल्टीप्लाई करिए या उनको डिवाइड करिए, ये सारे भी, देन दीज फंक्शंस आर ऑल्सो पीरियडिक। ये फंक्शंस भी पीरियडिक ही होंगे विथ पीरियड। अब अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स आ गया तो ये पीरियडिक होगा, ही पता चल गया। इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होगा LCM ऑफ T1 एंड T2। मतलब आप fx और gx का प्रोडक्ट करते हो तो ये एक पीरियडिक फंक्शन मिलेगा, और इस प्रोडक्ट का जो पीरियड होगा वो होगा LCM ऑफ पीरियड ऑफ fx एंड gx। fx का पीरियड T1 था, gx का पीरियड T2 था, इन दोनों का LCM कर दीजिए, आपको fx इंटू gx का पीरियड मिल जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन पीरियडिक नहीं होता, हमें कैलकुलेशन से पता चलता है। उसका क्या लॉजिक है, वहाँ पे अगर LCM आपने लिया और वो LCM एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा T1 T2 का, अगर LCM ही एग्जिस्ट नहीं करा तो आप बोल दोगे कि फंक्शन पीरियडिक ही नहीं है। क्लियर, ये पता चल जाएगा अलग से ही। अगर LCM आपने निकाला T1 T2 का
और वो एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करा तो उस केस में आपको बोलना पड़ेगा फंक्शन पीरियडिक नहीं है। ऐसा कब होगा, चलिए अभी क्वेश्चन करेंगे सब तब देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये सारे कुछ पॉइंट हुए। एक बात हमने नहीं लिखी, वो मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ कि जो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस भी पीरियडिक होते हैं, ठीक है, विथ नो फंडामेंटल पीरियड। कांस्टेंट फंक्शन को आप कहोगे तो पीरियडिक, लेकिन उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं हो सकता। आप कितनी छोटी वैल्यू बता ही नहीं सकते, फंडामेंटल पीरियड नहीं हो सकता। पीरियड कुछ भी कह सकते हो वैसे तो, लेकिन कुछ फंडामेंटल पीरियड नहीं हो सकता। छोटी सी वैल्यू क्या बताओगे कि वो कहाँ से रिपीट होना शुरू हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शंस नीचे दिए जा रहे हैं, अगर वो पीरियडिक है तो उनके पीरियड फाइंड कीजिए। चलिए इन सारे फंक्शंस के मुझे पीरियड बताने हैं। साइन 3x बहुत आसान टाइप है। साइन x का 2 पाई होता है और ये x में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसका पीरियड 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। इनपुट में 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 साइन x, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने देखा था a टाइम एफ एक्स करते हो पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो साइन x का वही 2 साइन x का। साइन x प्लस 2, ऐसा करने से भी इनपुट x था, आपने x प्लस 2 कर दिया तो भी पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी भी 2 पाई ही रहेगा। इसमें आते हैं 2 टाइम्स साइन 3x प्लस 2। देखिए ये प्लस 2 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटू 2 से फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस 2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा ये 3 जो आपने मल्टीप्लाई कर दिया x में, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3। इसका क्या कॉस x का 2 पाई होना था, x को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 पाई बाय रूट 2 हो जाएगा। इधर पे आइए, फ्रैक्शन इन्वॉल्व इसमें, ये फ्रैक्शन फंक्शन लिखा है। फ्रैक्शन का पीरियड कितना होता था 1, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से, यहाँ पे 3 ऐड करने से, -3, इन सब से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क किससे पड़ेगा, जो आपने x में 3 मल्टीप्लाई कर रखा है। तो पीरियड क्या लिखना पड़ेगा 1/3। ये सब जगह t/a अप्लाई हो रहे हैं जहाँ पे भी पीरियड चेंज हो रहे हैं। इस पर आइए, यहाँ पे वही बात, रूट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। sec x का जो पीरियड था वही रूट sec x का होगा, तो रूट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये 2 प्लस करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनपुट में अगर आप कुछ ऐड कर दे तो x में, या सब्ट्रैक्ट कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ा, ये जो आपने -3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो sec का पीरियड कितना था 2 पाई, तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ -3। इस मॉड का ध्यान रखिएगा, माइनस में मत बोल दीजिएगा। पीरियड एक लेंथ होती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए वहाँ पे t बाय मॉड a बोलते थे, तो 2 पाई बाय 3। इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है, -1 करने से या 3 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रैक्शन है तो उसका पीरियड 1 ही रहेगा। तो ये हमने कुछ बहुत बेसिक से फंक्शंस देख लिए जिनका हमने पीरियड फाइंड कर लिया। जो हमने नोट लिखे थे, जो प्रॉपर्टी हमने समझी थी, वो हमने अप्लाई कर दी। अब इसमें 1-2 खास बातें हैं, कुछ एक्सेप्शन है या कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है, वो अगले क्वेश्चन में समझाता हूँ। ये कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साइन 2x प्लस कॉस x। ठीक है, साइन 2x प्लस कॉस x का मुझे पीरियड निकालना है। तो अब देखिए 2 फंक्शन है, एक साइन 2x एक कॉस x है, दोनों पीरियडिक हैं और उनका सम लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं साइन 2x का पीरियड कितना बन जाएगा 2 पाई बाय 2, मतलब पाई, और कॉस x का तो 2 पाई होता ही है। तो एक का आ गया पाई, दूसरे का आ गया 2 पाई, और मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई, जो कितना आएगा 2 पाई। तो इस हिसाब से पीरियड क्या होना चाहिए 2 पाई। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब ये दोनों ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए ना और आपने एलसीएम निकाल के फाइंड किया हो, तो यहाँ पे हमें और आगे चेक करना पड़ता है। हो सकता है ये फंडामेंटल पीरियड ना हो, ठीक, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि फंडामेंटल जो पीरियड होता है उसके नेचुरल मल्टीपल, जैसे कि 2 पाई पीरियड है किसी का, एक्चुअल आंसर 2 पाई होना है, तो 4 पाई 6 पाई 8 पाई है ना, किसी भी नेचुरल नंबर से आप फंडामेंटल पीरियड में मल्टीप्लाई करिए, जो लेंथ मिलेगी वो भी एक पीरियड होगी। तो हो सकता है कि जो और कोई पीरियड रहा हो उसका नेचुरल मल्टीपल 2 पाई हो। ये प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपने दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड निकाल के एलसीएम लिया होगा, तब आपको चेक करने की ज़रूरत है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको आधा कर दीजिए, बड़े तो जरूरत ही नहीं है, ये 2 पाई तो है ही, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो होंगे ही होंगे। मुझे देखना है इससे छोटे वाले तो नहीं हो रहे थे कहीं, मतलब मुझे चेक करना है पाई पे, चेक एट पाई। क्यों, क्योंकि अगर पाई इसका पीरियड हो रहा होगा तो 2 पाई तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब पाई पे चेक करना है, तो पाई पे चेक करने का मतलब क्या है, क्या डेफिनेशन थी मैथमेटिकली, कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। और अब मैं चेक करना चाहता हूँ पाई पे, तो मुझे एक्स की जगह क्या रख देना है, सब जगह एक्स प्लस पाई, तो हो जाएगा साइन 2 टाइम्स एक्स प्लस पाई प्लस कॉस एक्स प्लस पाई, ठीक है। अब साइन ये क्या बन गया, साइन 2 पाई प्लस 2x बन गया ना, प्लस कॉस पाई प्लस एक्स। अच्छा,
अब साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा इट सेल्फ, तो ये साइन 2x हो गया। कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस एक्स। क्या ये दोनों वैल्यू सेम आई? नहीं, मतलब पाई इसका पीरियड नहीं है। अब और नीचे जाने की जरूरत भी नहीं है, तो सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ जो मिल गई वो एक्चुअली 2 पाई ही है, और 2 पाई इसका एलसीएम है। तो अगर मान लो पाई सेटिस्फाई कर जाता तो पाई आंसर हो सकता था, फिर मैं उसके आधे पे π/2 पे भी चेक करता। जब तक मुझे ये नहीं मिल जाता कि अब ये नहीं हो रहा, तब तक हम उसका आंसर नहीं बता पाएंगे। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े, 1-2 बार कभी कभी चेक करना पड़ सकता है। क्लियर? कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पीरियड फाइंड करना है tan πx प्लस cos x का। तो tan πx का पीरियड क्या हो जाएगा? π/π मतलब 1। cos x का पीरियड कितना? 2 पाई। ठीक है, tan πx का पीरियड 1 मिल गया, cos x का 2 पाई मिल गया, और इनका tan πx प्लस cos x का जो पीरियड होगा वो एक्चुअली क्या होना चाहिए? LCM ऑफ 1 and 2 पाई। मतलब दिस फंक्शन, दिस गिवन फंक्शन इज नॉट पीरियडिक। ये कैसे कह दिया मैंने नॉट पीरियडिक? वो इसलिए सिंस LCM ऑफ 1 and 2 पाई डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने ये बताया था आपको पहले भी कि आपको ऐसे दो फंक्शन मिल गए जिनके पीरियड का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर वो फंक्शन जो गिवन है, दो फंक्शंस का जो सम है वो पीरियडिक नहीं होगा। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे पता चलता है? ये कैसे पता चलता है कि एलसीएम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? तो उसका लॉजिक ये है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, कोई दो नंबर हैं, उनका एलसीएम तब एग्जिस्ट करता है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी एग्जिस्ट इफ ए अपॉन बी इज रैशनल। ए अपॉन बी जो है वो रैशनल होना चाहिए। तो जितने भी हमने पहले क्वेश्चन करे पाई के टर्म में आते थे, उनको जब डिवाइड करोगे तो पाई खत्म हो जाता है, वो रैशनल बन जाते हैं। यहाँ पर अगर आप करोगे 1/2 पाई, ये तो इररेशनल बन रहा है, इसलिए इन दोनों के एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब ये जो फंक्शन है tan πx प्लस cos x ये पीरियडिक नहीं है। क्लियर? तो एक ये बात आपको काम आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो ये पीरियडिक फंक्शन में सफिशिएंट है, हमने रिवाइज कर लिया, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, बाकी साथ में प्रैक्टिस आपको करनी ही है। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बच्चा हमारा फंक्शन का, इनवर्स फंक्शन, वो स्टार्ट करते हैं। इसको कॉपी करिए आप। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इनवर्स का क्या मतलब है? जैसे अगर हमारा एक फंक्शन डिफाइन है f ऑफ a to b y इज इक्वल टू f ऑफ x, इस फंक्शन के इनवर्स का क्या मतलब होगा? इनवर्स का मतलब कहीं ना कहीं रूल को उल्टा कर देना, रूल को इन्वर्ट कर देना ही है। और साथ ही साथ अगर f a to b डिफाइन है तो उसका इनवर्स b to a डिफाइन हो जाएगा। ठीक, सब कुछ उल्टा ही तो होना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि क्या किसी भी फंक्शन का इनवर्स बनाया जा सकता है? नहीं। अगर f a to b डिफाइन है और सोच के देखिए f मैनी वन हुआ तो क्या हो रहा होगा? दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही होगी, और उसको उल्टा करोगे तो वो जो इमेज थी उधर आ जाएगा प्री इमेज, तो एक एलिमेंट की दो इमेज बन जाएंगी, फिर वो पॉसिबल नहीं है। मतलब मैनी वन फंक्शन का तो हो ही नहीं सकता। अब मैनी वन चाहे ऑन टू के साथ हो चाहे इन टू के साथ हो, मैनी वन के साथ पॉसिबल नहीं है। अगर 1 इंटू हुआ मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट खाली होगा, उल्टा कर दोगे तो यहाँ खाली हो जाएगा। तो इस वाले सेट में तो एलिमेंट खाली हो नहीं सकता। अगर आपको फंक्शन आ रहा है तो मेरी इशारों में आपको बातें समझ आ रही होंगी, है ना? इस वाले सेट में कोई खाली एलिमेंट रख नहीं सकते थे हम, मतलब इन टू के साथ भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि फंक्शन कैसा हो? 1 ऑन टू हो। अगर फंक्शन 1 ऑन टू दोनों हैं, जिसको आप बाइजेक्टिव कहते हो, then only inverse of this function is possible. If this function is bijective, then only its inverse is possible. Means if this function is bijective, then it is invertible. ठीक है, अब इनवर्स फंक्शन होता क्या है? चलिए, बाइजेक्टिव है तो इनवर्स बन जाएगा। तो f ऑफ a to b y f ऑफ x है, एक फंक्शन है g ऑफ b to a। क्या है? g ऑफ b to a, और उसको हम कैसे बोल रहे हैं? x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, x इन टर्म्स ऑफ y में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उल्टा कर दिया हमने। तो देखिए, जो यहाँ पे डोमेन थी वो रेंज बन गई। जो रेंज, अब रेंज क्यों बोल रहा हूँ मैं? इसको कोडोमेन नहीं कहूँगा, क्योंकि बाइजेक्टिव है तो उसको उस केस में कोडोमेन और रेंज सेम हो जाती हैं। ये डोमेन, ये रेंज, तो ये डोमेन बन गई, ये रेंज बन गए। ठीक, तो अगर मान लो f में f का एक एलिमेंट a, 1 था, तो g का एलिमेंट 1, a जरूर होगा। अगर f में a रिलेटेड टू 1 था तो g में 1 रिलेटेड टू a हो जाएगा।
तो फिर हम कहेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है वो इसका इन्वर्स है और उसको g ऑफ x से रिप्रेजेंट कर देंगे और उसको क्या कहेंगे f इन्वर्स x। तो f ऑफ x का इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, f इन्वर्स x होता है। कैसे निकालते हैं अभी हम देखेंगे, बस उसकी ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए, देन ओनली इट्स इन्वर्स फंक्शन इज पॉसिबल। ठीक, कैसे फाइंड करना है, क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ f ऑफ 0 to 1 0,1 to 3,5 f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 एक फंक्शन है, देन फाइंड f इनवर्स x। अब देखिए f इनवर्स x फाइंड करना है तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो फंक्शन को बाइजेक्टिव देखने के लिए पहले 1 1 मैनी 1 में से देखना है, तो उसको हम f डैश x कर देते हैं। मोनोटोनिसिटी कंसेप्ट से देखते हैं, 2 आ गया, f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया 1 1, बात ही खत्म हो गई। अब f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब फंक्शन कैसा हो गया इंक्रीजिंग। अब मुझे 1 2 चेक करना है ना, 1 2 के लिए क्या निकालनी है उसकी रेंज, तो उसकी रेंज निकाल के देखते हैं। अगर वो इसके बराबर आ गई, ठीक है, मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा ऑन टू, क्योंकि अभी हाल एफ एक्स जब डिफाइन है मुझे पता नहीं इन्वर्टिबल है या नहीं है, तब तक तो मैं इसको कोडोमेन कहूँगा ना। जैसे ही बाइजेक्टिव हो गया तो मैं फिर उसको रेंज भी कह दूंगा। तो अब मुझे ऑन टू के लिए चेक करना है, मतलब इसकी रेंज निकालनी है। तो x कहाँ से कहाँ तक दिया है 0,1, x बिलोंग्स टू 0,1 दिया है, तो 2x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 0,2, और 2x प्लस 3 कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, 3 ऐड कर दो दोनों तरफ, 3 से 5, तो ये 2x प्लस 3 की रेंज आ गई। रेंज वही आई जो कोडोमेन थी। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी है, मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, मतलब ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल करके इन्वर्स निकाल के रूल निकालना है, ठीक है। तो y इक्वल टू 2x प्लस 3, मतलब 2x इज इक्वल टू y माइनस 3, मतलब x इज इक्वल टू y माइनस 3/2। x इन टर्म्स ऑफ y आ गया ना, इसको ही तो हम g ऑफ x कहते थे। तो g ऑफ x क्या बनेगा x माइनस 3/2। अगर g ऑफ y y माइनस 3/2 है तो g ऑफ x हो जाएगा x माइनस 3/2, और उसको ही हमें f इनवर्स कहना है। तो f इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई x माइनस 3/2। तो एक बड़ा एक आसान सा क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे कि अगर ये फंक्शन डिफाइन है तो पहले हमने चेक कर लिया कि 1 1 ऑन 2 दोनों है, मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव है। फंक्शन बाइजेक्टिव है तो y इन टर्म्स ऑफ x था, x इन टर्म्स ऑफ y ले गए, बस उसमें y को x को रिप्लेस कर दिया तो f इनवर्स x मिल गया। तो देखिए इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत नहीं आते जेईई मेन में, ठीक, बस आपको इन्वर्स का मतलब अच्छे से आना चाहिए। कई बार तो फंक्शन यही पूछ लेता है, क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता है कि बताइए फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो फंक्शन तो 1 1 ऑन 2 का हो गया ना, आपको बाइजेक्टिव चेक करना है। तो क्योंकि हम पहले इतनी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि अब इसमें हमें कुछ डिफिकल्टी नहीं होने वाली, बस इन्वर्स का मीनिंग अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आगे तो मैं इन्वर्स फंक्शन में और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें डोमेन रेंज निकालना आपको आना चाहिए, 1 1 ऑन 2 चेक करना आना चाहिए, ठीक है। तो वो हम पहले पूरा पढ़ चुके हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस कर पाओगे। अब मैं प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, प्रॉपर्टीज़ हमें आनी चाहिए, वो हेल्पफुल हैं क्वेश्चंस में और आगे भी हमें काम आएंगे, पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना है अभी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स फंक्शंस मैं पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। चलिए समझते हैं प्रॉपर्टीज़। एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टिबल, बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ बात करने की जरूरत नहीं इसमें। इवन फंक्शन एंड पीरियडिक फंक्शंस आर नॉट इन्वर्टिबल, ये भी हम पहले देख चुके हैं। इवन फंक्शन हमेशा मैनी वन होने हैं तो इन्वर्टिबल हो नहीं सकते। पीरियडिक फंक्शन भी मैनी वन होने हैं। पीरियडिक की डेफिनेशन ही है कि वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही है, मतलब फंक्शन कैसा है मैनी वन है, और फंक्शन मैनी वन हो गया तो इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मैंने पहले ही बोला है कि हम इतना सारा पढ़ चुके हैं फंक्शन कि जो भी चीज़ें आएंगी वो अधिकतर हमें पता ही होंगी। अब ग्राफ ऑफ f ऑफ x एंड f इनवर्स x आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y एक्सिस। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मैं फंक्शन ले लेता हूँ e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का जो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा वो क्या होगा ln x, हम अच्छे से जानते हैं। अगर ये f ऑफ x है, अगर ये f ऑफ x है तो f इनवर्स x क्या होगा ln x, हम अच्छे से जानते हैं कि e टू पावर x और ln x एक दूसरे के ठीक उल्टे फंक्शन है, ठीक है। तो e टू पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ln x का कैसा बनता है, ऐसा। तो ये जो ग्राफ है ना, ये एक्चुअली लाइन y इज इक्वल टू x के सिमेट्रिक है। देखिए जैसे इधर जा रहा है ऐसे इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है, ये काम आएगा देखना आप आगे चल के, कि अगर कोई फंक्शन है और उसका इन्वर्स है तो वो ग्राफ उन दोनों के लाइन y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फंक्शन चैप्टर ख़त्म हुआ। चैप्टर थोड़ा बड़ा था तो मुझे 3 वीडियोस बनाने पड़े, ठीक है।
आगे से हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कोई टॉपिक आए भी तो 2 वीडियोज़ में ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इन्वर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस। तो आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब अब तक कर लिया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और लाइन से सारे वीडियोस देखिए। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे और आप थर्ड वीडियो देख रहे हो, थर्ड पार्ट देख रहे हो उसका फंक्शन का, तो आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर देख रहे हैं तो सारे देखिए, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, साथ में कुछ क्वेश्चंस करते रहिए। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बट आप बोलिए अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे हम इन्वर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन के साथ। ओके।